हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। भारत के भूगोल में आज शुरू करेंगे भारत की जलवायु। क्लास शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। भारत की जलवायु। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कहीं उष्णकटिबंधीय नहीं लिखा रहता है तो सिर्फ मानसूनी जलवायु रहता है, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ग्रीष्मकाल में मानसूनी पवनों का रुख दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहता है। ग्रीष्मकाल में जो मानसूनी हवाएं होती हैं, ये भारत का जैसे मैप है, तो भारत का जो ग्रीष्मकाल होता है उसमें जो हवाएं होती हैं वो दक्षिण पश्चिम से चलती हैं, उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। और जब मानसून आता है तो सबसे पहले 1 जून को केरल के तट पर होता है और लगभग वो 15 जुलाई तक पूरे संपूर्ण भारत में वो अपने को कवर कर लेता है। ठीक है, ये सारी पवनें हो गई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जा रही हैं। और शीतकाल में जो हवाएं होती हैं वो उत्तर पूर्व से चलकर दक्षिण पश्चिम की तरफ वापस आती हैं, दक्षिण पश्चिम की तरफ आती हैं। शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून, या जिसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं, लौटते हुए मानसून से चेन्नई के तट पर ये वर्षा करती हैं बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके। एक बार फिर से देख लीजिए, ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं की जो दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहता है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतुएं चक्रवत पाई जाती हैं। मतलब भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? 4 ऋतुएं। कौन सी हैं? शीत ऋतु है, ये 16 दिसंबर से 15 मार्च तक होती है। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक जो अभी चल रही है। और शरद ऋतु आती है 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक। तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में जनवरी और फरवरी में जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून के कारण होती है। अभी मैंने बताया कि जो तमिलनाडु का तट है, मतलब चेन्नई पे जो वर्षा होती है कब होती है? कोरोमंडल तट भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, कहीं तमिलनाडु का तट रहेगा और कहीं पर चेन्नई रहेगा। तो लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। भारत है, जब यहाँ से मानसून लौट रहा होता है तो ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके, देखिए भारत के मैप में एक बार दिखा देते हैं ऐसे करके, ये जो हमारा भारत है, प्यारा भारत, यहाँ पर जो चेन्नई का तट है ना वो ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा बना हुआ है। जब लौटते हुए मानसून से हवाएं अपनी बंगाल की खाड़ी से आती हैं तो ये पूर्वी तट के समानांतर बहती हैं और कहीं ये कृष्णा गोदावरी के तो तट पर थोड़ी बहुत बारिश करती हैं, लेकिन इन हवाओं के रास्ते में कौन आ जाता है? कोरोमंडल का तट आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बारिश होती है शीत ऋतु में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल बैशाखी और पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। काल बैशाखी नाम याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा हुआ है। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल बैशाखी कहते हैं और पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं, जबकि कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है और कर्नाटक में कॉफ़ी की खेती के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। ये लिखा भी है, कर्नाटक और दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है और ये कॉफ़ी के फूलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। केरल में आम्र वर्षा के लिए लाभदायक होती है ये हवाएं। केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत में, विशेषतः केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। लू को सारे लोग जानते हैं, गर्मियों में कितने लोग लू लग जाती है। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में भारत के केरल राज्य में आता है और केरल राज्य में लगभग पूरे वर्ष भर क्या होती है? बारिश होती रहती है। कुछ ही महीनों पे यहाँ पर बारिश नहीं होती है। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान लेह है और ये एक कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। 9.2 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी जो होती है अरब सागर शाखा की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है।
आगे बात करेंगे, शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल भी कहते हैं, क्योंकि मानसून इस टाइम में क्या होता है, लौटना शुरू कर देता है। अब पढ़ेंगे भारत की मिट्टियाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियाँ हैं। पहले है पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी को। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पिछली क्लास में मैंने बताया भी था, बांगर और खादर होती है। बांगर कौन सी होती है, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं, क्योंकि इसमें नदियों के बाढ़ के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, गाद निक्षेप लाकर जमा कर दिए जाते हैं, जिससे ये उपजाऊ बनी रहती है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को तथा खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में जब हम लोग हिमालय पढ़ा रहे थे तो आपने देखा था ये शिवालिक का पद है। शिवालिक के गिरिपथ के नीचे आपको क्या मिलेगा, भावर मिलेगा। और भावर के नीचे, भावर में क्या होती है, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। भावर के बाद में तराई क्षेत्र आता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी नदियाँ दिखाई देने लगती हैं और दलदली क्षेत्र होता है। और इस तराई के बाद में आपको मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ये बांगर मिलेगा और बांगर के नीचे खादर मिलेगा। इसका क्रम याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा गया है और क्रम लगाने के लिए दिया जाता है। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट मिलते हैं। काली मिट्टी, जिसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं और इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी तथा ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चरनोजिम भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपर्दन के कारण होता है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखना, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी इसको कहते हैं और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता होती है और काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है और सूख करके मोटे मोटे में उसमें क्या बोलेंगे, मोटे मोटे गड्ढे टाइप जो होते हैं उस टाइप से बन जाते हैं, इसलिए काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लाल मिट्टी को याद रखिएगा, लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। लाल मिट्टी लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लोहे के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है और ये मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में भी पाई जाती है। उर्वरकों का प्रयोग करके इसको थोड़े बहुत खेती यहाँ पर होती है, लेकिन ये प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि ही होती है। लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे तो इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। लेटराइट मिट्टी में कोकोआ, काजू, चाय और इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। लेटराइट मिट्टी किधर मिलती है, लगभग पश्चिमी घाट और ये इधर पूर्वी घाट के आसपास में लेटराइट मिट्टी मिलती है। इसमें कोकोआ, काजू, चाय और इलायची की खेती की जाती है। कृषि की प्रमुख विधियों को देखेंगे। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, जल में पौधों का उगाना। जो जल में पौधों को उगाते हैं बिना मिट्टी के, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। पोमोकल्चर बोलते हैं, फलों के उत्पादन को पोमोकल्चर कहेंगे और सब्जी के उत्पादन को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। अगर आप लोग एग्जाम्स देते हैं और इसमें क्वेश्चंस लगाते हैं तो पता होगा इससे कितने क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। अगर वीडियो यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहेंगे। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। और पिसीकल्चर मत्स्य पालन को, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। फ्लोरीकल्चर फूलों के उत्पादन और वर्मीकल्चर केचुए उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उनसे संबंधित संघ राज्य क्षेत्र कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बार बार रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए। इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाइए, देखिए कितने आप लोगों को हेल्प मिलेगी। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। बाय।